हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग सीटेट की क्लासें चालू करेंगे। आप लोग को पता है कि सीटेट की एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। संभवतः एग्जाम डेट जो है आपकी लास्ट दिसंबर में देखने को मिलेगी। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी से जुड़ा हुआ मैटर लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को पता ही है कि सिलेबस सीटेट का क्या है, जिसमें 2 गद्यांश आते हैं। जो 15 नंबर का गद्यांश होता है, जिसमें एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है, और 15 नंबर की पेडागॉजी आती है, यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र। तो हम लोग आज गद्यांश की और पद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे, और आगे आने वाली क्लासों में मैं आप लोगों के लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन लाऊंगा और हिंदी शिक्षा शास्त्र की मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, जिससे आपके पेडागॉजी में जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके सुनिश्चित हो सके। चलिए हम लोग आते हैं आज के क्लास पर और देखते हैं गद्यांश को हल कैसे करते हैं और उसके क्वेश्चनों को कैसे निकालते हैं। बहुत ही कम समय में हमें उन क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे गद्यांश को पढ़े, फिर उसका अर्थ निकाले और फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर निकाले। इसलिए हम लोग मेन बातें करेंगे, जिससे आप लोग आंसर ढूंढने में बहुत ही आसानी हो आप लोगों को। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, आपका एक गद्यांश होगा, देखिए इसमें एक गद्यांश होता है और गद्यांश से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर गद्यांश से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप गद्यांश के भाव समझिए कि गद्यांश में क्या कह रहा है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को निकालिए। देखिए, गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन दिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए, आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश क्या कह रहा है? मैं अक्सर सोचता हूं कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं, यानी कि दुर्भाग्य मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। गद्यांश का पहली लाइन है, मैं अक्सर सोचता हूं कि वे शहर कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं है। यानी कि इस लाइन का आशय यह है कि वे शहर जिनका कोई अपना खुद का इतिहास नहीं है, तो वह शहर कितने दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हर शहर का एक अपना अस्तित्व होता है। आप लोग ने सुना भी होगा, जैसे एक शहर है आगरा, तो आगरा का खुद अपना एक इतिहास है। इसी प्रकार फतेहपुर सीकरी, उसका भी खुद का इतिहास है। आपने दिल्ली देखा होगा, दिल्ली में भी मुगलों ने शासन किया, सल्तनत काल भी दिल्ली में रहा। इसी प्रकार बीजापुर भी सुना होगा आपने, और कलिंग भी सुना होगा। आपने बहुत सारे शहर सुने होंगे, लेकिन सब जितने भी शहर है वो कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना से जुड़े होते हैं। लेकिन जब कोई शहर किसी ऐतिहासिक घटना से नहीं जुड़ा होता, तो वह शहर हमारा क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण। तो वही क्वेश्चन का गद्यांश हमारा कह रहा है कि मैं अक्सर सोचता हूं कि वे शहर कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं है। खंडहर यहाँ खंडहर का मतलब यहाँ पर उसके इतिहास से है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है। देखिए, जिन शहर का कोई अपना इतिहास नहीं होता, उस शहर में रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका हो। यानी कि हमारा जो व्यक्ति होता है, स्मृति का मतलब होता है उसकी याददाश्त, यानी कि कोई व्यक्ति स्मृति अपनी खो चुका होता है, उसके जैसे ही मिलना हमारा एक दुर्भाग्यपूर्ण शहर
होता है जिसका कोई अपना इतिहास नहीं होता। उसके आगे लिखा हुआ है गद्यांश में, जिसका कोई अतीत नहीं है। जब वह स्मृति अपनी खो देगा तो उसके जो प्रीवियस या उसका पास्ट में जो हुआ है वह उसके ज्ञान में नहीं होगा, जिससे उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी है जहाँ कोई छाया नहीं है, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। अगर नरक की परिभाषा पूछे, गद्यांश के अनुसार कह रहा है कि नरक हमारा वह होता है हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी होती है जहाँ पर कोई छाया नहीं है। यदि आप नरक की तुलना यहाँ पर की गई हुई है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण शहर से। जब वर्तमान का बोझ जो होता है असहाय हो तो मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। जब आपका शहर आपके जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके कार्यक्रम हैं, उनकी वह पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो आप किसी दूसरे शहर में छोड़कर चले जाते हैं, जहां अब कोई लोग नहीं रहते, जहां अंधेरा होती चमगादड़ आते हैं। जब कोई दुर्भाग्यपूर्ण शहर होगा जिसका कोई इतिहास नहीं होगा, जब वहां पर कोई लोग जाएगा नहीं, जब वहां पर अंधेरा होगा। आप लोग ने देखा होगा कि पुराने खंडहरों में आप देखते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तो वहां पर विभिन्न प्रकार के चील हो गए, बाज हो गए, गिद्ध हो गए और चमगादड़ हो गए। आपको अंधेरे के बाद यह सब देखने को मिलता है। तो उसके गद्यांश के अनुसार कवि का यही कहना है कि जहाँ पर खंडहर होते हैं वहाँ पर अंधेरा होते ही कौन आने लगते हैं? चमगादड़ आने लगते हैं। ये हमारे शहर में खंडहर है, शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न। हमारे जो शहर होते हैं उसके जो स्वप्न होते हैं वो हमारे उसका क्या होता है? इतिहास होता है। एक ऐसा भी युग था जब शहर न थे न खंडहर। एक हमारा युग ऐसा भी था जब आप देखते थे कि त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब युग होते थे, तब हमें किसी खंडहर की या किसी शहर की जरूरत नहीं होती। यह इतिहास आप लोगों ने सुना होगा, देखा तो होगा नहीं लेकिन सुना जरूर होगा। आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था। जब यह युग पुराना युग था तो आदमी का जो अतीत होता था वह अतीत में व्यक्ति खुद अपना ही इतिहास लेकर चलता था। यहाँ यूँ कहे कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी, यानी कि जब स्मृति जो होती थी, उनकी जो याददाश्त होती थी, जो उनकी विचारधारणाएं थी, वह एक इतिहास का रूप नहीं ले पाई। लेकिन अब जो आप इस आधुनिक युग में देख रहे हैं, कोई भी ऐतिहासिक इमारत हो गई, ऐतिहासिक तथ्य हो गया, वो सब चीज़ें आप लोग अब स्मृति में आप लोगों की रहता है। आप लोगों ने यह गद्यांश को पढ़ा। अब गद्यांश से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे सीटेट में आया हुआ यह गद्यांश है जो सीटेट 2021-19 में पूछा गया था। आप लोग सीटेट की तैयारी के लिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके आगे आने वाले सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। चलिए हम लोग आते हैं आज के सवाल पर। मैंने आप लोग को गद्यांश समझा दिया है, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आज आपका सीटेट की पहली क्लास है जो मैं हिंदी लेकर आया हूँ। इसी तरह अन्य टीचर भी आपको सीडीपी, एसएसटी, ईवीएस, मैथ और संस्कृत की क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे। एग्जाम विद मी चैनल के साथ आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है, सीटेट एग्जाम जब तक आप लोगों का नहीं समाप्त हो जाता है। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जिनके अपने कोई पहला क्वेश्चन है, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है, काले शब्द से क्या आशय है? यानी कि यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ खंडहर। खंडहर का आपको अर्थ बताना है। मैंने आप लोग को गद्यांश में बताया हुआ है कि खंडहर का मतलब होता है कि कोई भी ऐतिहासिक घटना से होता है। तो आप इसमें देखिए, भविष्य होगा नहीं, अस्तित्व होगा नहीं, वर्तमान नहीं होगा, यानी कि इतिहास। खंडहर का संबंध होता है इतिहास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का क्या आशय है? यानी कि दूसरे घरों का आशय लेखक का इस गद्यांश में क्या है? आप देखते हैं कि यदि कहीं इमारत नहीं है आपके शहर में, तो आप लोग दूसरी इमारतों को देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो लेखक का आशय वही पूछ रहा है कि दूसरे घरों से लेखक का आशय क्या है, यानी कि ऐतिहासिक इमारतों से है। क्योंकि जब आपका शहर दुर्भाग्यपूर्ण होगा, आपके शहर में खंडहर होंगे, यानी कि कोई भी ऐतिहासिक इमारत नहीं होगी, तो आप स्वाभाविक है किसी दूसरे शहर देखने जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ताजमहल आदमी घूमने जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया घूमने जाता है, इंडिया गेट घूमने जाता है, क्योंकि वह आपके शहर में नहीं है। इसलिए ऐतिहासिक इमारतों को लोग देखने जाते हैं। क्योंकि मित्रों के घर, अस्थायी निवास, शहर की सड़कें, यह कहीं भी गद्यांश में नहीं कहा गया है। आप लोग देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन आंसर देना है वो इसी गद्यांश को देखकर देना है, कोई अपने दिमाग का यूज नहीं करना। केवल गद्यांश में जो शब्द होंगे उन्हीं को आपको आंसर चूज करना है। आप लोग देख रहे हैं कि मित्रों के घर, अस्थायी निवास, ऐतिहासिक इमारतें और शहर की सड़कें, इसमें केवल आपने ऐतिहासिक इमारतों के बारे में अध्ययन किया है, ना कि कहीं भी आपके मित्रों के घर का उल्लेख है, ना ही कहीं अस्थायी निवास का उल्लेख है, और ना ही कहीं शहर की सड़कों का उल्लेख है। इसलिए हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य हैं? यानी कि लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्यपूर्ण हैं, यानी कि कौन से शहर दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका कोई नाम नहीं है, इसकी कोई बात नहीं कही गई है, जहां लोग नहीं रहते इसकी भी कोई बात नहीं कही गई है, इसी प्रकार जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं है, यह कहा गया है। इस क्वेश्चन में आपने देखा भी होगा, यहां यूं कहे कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी, स्मृति अभी इतिहास नहीं बनी थी। जब तक किसी शहर की ऐतिहासिक बात नहीं होगी तो वह उसकी स्मृति नहीं बनेगी। तो यानी कि गद्यांश के अनुसार हमारा यही ऑप्शन फिट होता है, जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं थी। नेक्स्ट गद्यांश क्वेश्चन आंसर में आएंगे, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? आप देखिए नरक की परिभाषा, नरक ये लिखा हुआ है, नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, यानी कि हमेशा वर्तमान में रहना आपका ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जो शब्द क्वेश्चन में कहे उस शब्द को पकड़िए और उस शब्द के आसपास देखिए कि वह गद्यांश में क्या कह रहा है। आपने देखा कि नरक की परिभाषा पूछी है, तो नरक की परिभाषा में लिखा हुआ हमेशा वर्तमान में रहना, तो यानी कि हमेशा वर्तमान में रहना आपका आंसर होगा। क्योंकि सदैव स्वप्न देखना कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ना सदैव अपने घर में रहना दिया हुआ है, ना कि सदैव आंखें खोले रहना। यहाँ पर हमारी वर्तमान, खंडहर और ऐतिहासिक इमारतों की बात हो रही, ना कि स्वप्न देखने की बात हो रही है, ना किसी के घर में रहने की बात हो रही है। यहाँ शहर एक दुर्भाग्यपूर्ण है जहाँ पर जिसका कोई अपना इतिहास नहीं है, उसकी बात कही गई है। देखिए अगला है, वर्तमान में रहने से क्या आशय है? आप देखिए वर्तमान में रहने से क्या आशय, आप गद्यांश को ही देखिए, कहीं लिखा होगा कि वर्तमान में रहने से क्या आशय है। वर्तमान में रहने के आपने देखा यहाँ पर कहीं भी पूर्वजों को याद न करना, यहाँ कोई बात नहीं कही गई। भविष्य की चिंता न करना, यह भी कोई बात नहीं की गई। दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करना, यह भी बात नहीं कही गई। जबकि ऐतिहासिकता का अनुभव न करना, यह बात कही गई है। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जो हमारा गद्यांश दिया है तो यह केवल दुर्भाग्यपूर्ण शहर की बात कर रहा है जिसका खुद का कोई इतिहास नहीं है, यानी कि हमें इतिहास से संबंधित हमारा पूरा गद्यांश है। तो आपने ऐतिहासिकता ही आपने पूरे गद्यांश में इसका जो निचोड़ है वह ऐतिहासिक ही है, तो इसलिए हम लोग ऐतिहासिकता के साथ आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को दो गद्यांश होते हैं या एक गद्यांश एक पद्यांश होता है, जिसमें कुछ में 8-9 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 5-6 क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग के सीटेट में 15 नंबर के गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में,
और इसी प्रकार आपकी जो दूसरी लैंग्वेज होती है संस्कृत और इंग्लिश, उसमें भी 15 नंबर के गद्यांश पैसेज आते हैं। इंग्लिश में पैसेज आते हैं जबकि संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश आता है। मैं आप लोगों को हिंदी के गद्यांश सॉल्व कराऊंगा और आगे आने वाली क्लासों में मैं आप लोग के लिए हिंदी पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आपके सीटेट की हिंदी की तैयारी अच्छी हो सके। और आगे आने वाले समय में मैं आप लोग के लिए लैंग्वेज सेकेंड यानी कि संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत की क्लास मैं लूँगा, इंग्लिश की क्लास अलग फैकल्टी लेगी। जो आपके सीटेट की जो लैंग्वेज होती हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, वो तीनों आपकी हमारे चैनल एग्जाम विद मी के साथ कवर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त CDP, EVS, मैथ और SST का भी कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल एग्जाम विद मी के साथ इसी तरह बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, उसका मतलब है देर तक विश्राम करने से नहीं, रात में भी जगने से। आंखें खोलने का मतलब होता है जगना। आदमी कहता नहीं, आपने सुना होगा रात भर आप जगते रहे हो क्या, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब आंखें खोले रहता है तो उसका मतलब यह होता है कि रात में भी जगने से होता है, ना कि रात में गहरी नींद में सोने से। क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, आप आजकल आम चाल भाषा में आप लोग देखते हैं कि आप लोग कहते हैं आंखें खोले सो रहे थे क्या, यानी कि रात में भी उस व्यक्ति का जगना होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सही शब्द चुनिए जहां डॉट डॉट होते ही चमगादड़ आते हैं। आप देखिए चमगादड़ कहाँ लिखा हुआ है, देखिए चमगादड़ आते हैं, इसके आगे और पीछे देखा करिए कि चमगादड़ शब्द के आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। तो अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं, तो आप लोग देखिए इसमें अंधेरा कहाँ लिखा है। यहाँ प्रकाश होगा नहीं, एकांत होगा नहीं, शांति होगी नहीं, क्योंकि अंधकार होगा। अंधेरा मतलब क्या होता है? अंधेरा मतलब होता है अंधकार से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को जितने भी आंसर है वह सब एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे, एक ही गद्यांश में मिलेंगे। गद्यांश के अनुसार ही हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है, अपने विवेक से क्वेश्चनों को नहीं हल करना होता। गद्यांश में जो क्वेश्चन कहेगा उसी को हमें सॉल्व करना होता है। इसमें बोल रहा है कौन सा शब्द भिन्न है। आप लोग को गद्यांश में ही कुछ ग्रामर पूछ लेता है, जो बेसिक ग्रामर होती है वह गद्यांश में ही पूछी जाती है। सीटेट में इतनी ग्रामर नहीं आती, गद्यांश में 2-4 क्वेश्चन ही ग्रामर को देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग ग्रामर, बेसिक ग्रामर का रिवीजन करिए और गद्यांश को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, जिससे आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। देखिए इसमें हमें बताना है कौन सा शब्द भिन्न है। एक भयानक है, भुजंग है, भयंकर है, भावुक है, यानी कि 4 शब्द दिए गए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द भिन्न है। आप लोग जानते हैं कि भावुक जो होता है, भावुक हमारा जो होता है वह एक भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। आप लोग संज्ञा के प्रकार जानते होंगे कि संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमारी संज्ञाएं 5 होती हैं, तो उनमें से भावुक एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार भयंकर भी हमारी एक भाववाचक संज्ञा है और हमारी भयानक भी एक भाववाचक संज्ञा है। अब आप लोग को पता है कि जब 3 हमारी भाववाचक संज्ञा है, जबकि भुजंग आप जानते हैं क्या है? भुजंग मतलब होता है सर्प। सर्प का मतलब हुआ यानी कि वह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो आप लोग को भिन्न बताना था, तो आप लोगों ने देखा कि भिन्न हमारा इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हमारे भाववाचक संज्ञा है। आप लोग का यह गद्यांश पूरा हुआ। आपने देखा कि इस गद्यांश में हमारे 9 क्वेश्चन आए थे। हम लोग ने गद्यांश को पढ़कर और उसके भाव को समझकर
कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग एक दूसरे गद्यांश या पद्यांश पर आते हैं। अभी एक सवाल बचा हुआ है, देखिए, वे शहर कितने डॉट डॉट वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। आपने देखा होगा कि हमारा गद्यांश का पहला ही था, वे शहर कितने दुर्भाग्य है। मैंने आप लोग को बताया होता दुर्भाग्य का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य पूर्ण। तो आप देखिए कि दुर्भाग्य का मतलब इसमें वही क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वह शहर कितने डॉट डॉट है, तो यानी कि दुर्भाग्य पूर्ण है, ना कि भाग्यपूर्ण है, ना दुखद है, ना कि दुर्भाग्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। यह आपका एक पद्यांश दिया हुआ है। देखिए, गद्यांश जो होता है वह लेखक लिखते हैं, जबकि पद्यांश जो होता है वह कवि लिखते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पद्यांश को। पद्यांश का आप भाव निकालना सीखिए। यदि आपको भाव निकालना नहीं आ रहा तो आप सीधे क्वेश्चन पे आइए और उसके अनुसार हमें क्वेश्चन ढूंढिए। लेकिन हम लोग आपको समझाते हैं कि पद्यांश को कैसे हम लोग अर्थ उसका समझते हैं। यदि आपको पद्यांश का अर्थ निकालना नहीं आ रहा तो आप इसमें परेशान मत होइए, आप लोग को बिना पद्यांश का अर्थ निकाले भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। देखिए, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी कि जो हमारा कवि है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, जो पद्यांश होता है वह हमारे कौन लिखते, कवि। तो कवि कह रहा है, कवि के अनुसार, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी कि ईश्वर की यहाँ पर बात की गई हुई है। मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यानी कि यहाँ पर हमारा जो कवि है वह ईश्वर की बात कर रहा है। मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, यानी कि ईश्वर कह रहा है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, यानी कि आम जनता पब्लिक, कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी कि मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी, देवल मतलब यहाँ पर मंदिर से है, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, कैलाश पर्वत आपने नाम सुना होगा यानी कि हिमालय। तो आप, ना मैं किसी मंदिर में हूँ ना मैं किसी मस्जिद में हूँ और ना काबे कैलाश में, यानी कि ना ही मैं किसी कैलाश पर्वत में हूँ, ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ ना ही मैं किसी के बैराग मतलब किसी के प्रेम घृणा, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ तेरे पास ही हूँ। खोजी हो तो तुरते मिलो, यदि आप लोग मुझे खोजेंगे तो मैं तुरंत मिलूंगा। पल भर की तलाश में, यानी कि आप लोग मुझे याद करेंगे तो मैं आप लोगों के कुछ ही समय बाद आप लोगों के पास में होऊंगा। ना मैं किसी मंदिर में होऊंगा, ना मैं किसी मस्जिद में होऊंगा, ना मैं हिमालय में होऊंगा, ना भी मैं किसी क्रिया कर्म में होऊंगा, ना ही जोग बैराग में, यानी कि ना ही मैं किसी के प्रेम के साथ होऊंगा ना ही किसी घृणा के साथ होऊंगा। आप लोग मुझे खोजिए, मैं तुरंत ही आपके पास मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में, यानी कि कबीर दास जी कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। सांस मतलब यानी कि यहाँ पर सांस से है, हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग जब किसी को याद करते हैं तो अपनी सांसों के माध्यम से ही याद करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि कवि यहाँ पर ईश्वर की बात कर रहा है। आप, आई होप आप लोगों को पद्यांश का थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया होगा। तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आप लोग को पद्यांश का अर्थ समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी हम लोग पद्यांश से क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है,
मैं तो तेरे पास में काले शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैं तो तेरे पास में मौके कहाँ धूरे रे बंदे, यानी कि यहाँ पर मैं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, मैं मतलब ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने ही अपनी कल्पना की है किसी व्यक्ति के सामने, मौके कहाँ धूरे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, यानी कि मैं तो तेरे पास में जो काला शब्द है यानी कि मैं, वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, यानी कि वह ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ, कभी स्वयं के लिए नहीं हुआ, ना धार्मिक स्थल के लिए, ना ही मनुष्य के लिए। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है। देखिए, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास किसमें करेगा, प्रत्येक प्राणी में, क्योंकि जब भी आप सांस लेंगे तो आपको ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, लोग की यही भावनाएं हैं, क्योंकि तीर्थ स्थल में कहीं मिलेगा नहीं, कर्म कांडों में कहीं ईश्वर है नहीं, योग वैराग्य में कहीं ईश्वर है नहीं, यानी कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जा सकता, ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर को धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह कहाँ होता है, प्रत्येक प्राणी में होता है, इसलिए उसको किसी भी जगह नहीं पाया जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किससे मिल सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, यानी कि कोई भक्त होगा ईश्वर का तो वह जब ईश्वर की तलाश में होगा, उसको खोजेगा तो वह तुरंत मिलेगा, यानी कि प्रत्येक विद्वान, यहाँ पर विद्वान की तो कोई बात ही नहीं कही गई है, ना सज्जन लोगों की बात कही गई, जबकि यहाँ पर किसकी बात कही गई है, समर्पित भक्त की, यानी कि जो भक्त, यानी कि जो हम लोग आम जनता होती है, जब हम लोग ईश्वर को याद करते हैं तो वह तुरंत आपके पास आता है, या उसने कहा भी है कवि ने, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, यदि आप लोग मुझे ढूंढेंगे तो मैं आपको पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा, यानी कि आप समर्पित भक्त की तुलना ईश्वर तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूरे शब्द है, मतलब यहाँ पर धूरे शब्द का तात्पर्य क्या है, मौके कहाँ धूरे रे बंदे, यहाँ पर धूरे एक हमारी क्रिया होती है, हम किसी चीज को ढूंढते हैं, यहाँ पर ईश्वर को ढूंढने की बात कही गई है तो वह एक हमारी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सब श्वासों की श्वास में क्या आशय है, लास्ट वाली लाइन में देखिए, सब श्वासों की सांस में, लास्ट के लाइन का मतलब कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, यानी कि सभी जगह है और सबकी जब भी हम लोग याद करते हैं तो ईश्वर हमारे पास आ जाता है। सबको श्वास लेते रहना चाहिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, ईश्वर श्वास में निवास करते हैं जरूरी नहीं है, ईश्वर तीर्थाटन से मिलते हैं यह भी जरूरी नहीं है, जब आप ईश्वर को याद करते हैं तब वह ईश्वर आपके पास आ जाते हैं, यानी कि सब श्वासों की श्वास का तात्पर्य है कि ईश्वर हमारे क्या है, सर्वव्यापी हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौनों का क्या अर्थ है। देखिए आपको लिखा है, ना तो कौनों क्रियाक्रम में, कौनों मतलब होता है कोई भी, ना तो मैं कोई भी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही जोग वैराग में यानी किसी की प्रेम और घृणा में हूँ, मुझे आप लोग खोजेंगे तो मैं आप लोग की तुरंत पल भर की तलाश में आ जाऊंगा, यानी कि कौनों का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी, ना कि किसी भी, कभी भी, कहीं भी, कोई भी नहीं होगा, केवल क्या होगा कौनों का अर्थ, कोई भी, क्योंकि उसने कहा ही ना तो कौनों क्रियाक्रम में ना ही जोग वैराग में, आप लोग मुझे याद कीजिए मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। आई होप आप लोगों को आज का हमारा सीटेट का प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा, जो मैं आपको गद्यांश और पद्यांश लाया हूँ, जिससे आपके सीटेट के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी टाइम बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको 1-2 और गद्यांश कराएंगे
और फिर मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडागॉजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र की क्लास या मैराथन लेकर आऊँगा, जिससे आपके सीटेट में हिंदी में 30 में 30 प्राप्त हो सके। आप लोग हमारे एग्जाम विद मी चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।